हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट करा था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कर रहे थे। और हिस्ट्री से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और इसमें हमारे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो 8 लेक्चर्स में हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकता है। और उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और उन सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग से चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा 9th लेक्चर और आज हम लोग बात करेंगे द गुप्ता एम्पायर के बारे में, यानी कि गुप्ता पीरियड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन, यानी कि इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस होंगी, ठीक है, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक्स थे जिसको हम लोग कवर कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो उसको एक बार लाइक करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करेंगे, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य, ठीक है। अब हिस्ट्री को लिंक करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो पहले लिंक कर लेते हैं। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। और उससे भी पहले क्या पढ़ा था? मौर्यन पीरियड। उससे पहले क्या पढ़ा था? 16 महाजनपद, यही तो पढ़ा था। तो 16 महाजनपद में मगध था, ठीक है। मगध के ऊपर सबसे बड़ा एम्पायर हमें मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब तक मौर्यन एम्पायर रहेगा तब तक बहुत ही बड़े एरिया में हमें ये पूरी मॉडर्न एम्पायर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पीरियड जैसे खत्म होता है वैसे पोस्ट मॉडर्न में हमें देखने को मिलता है कि बड़े से एम्पायर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें कुछ हमारी इंडियन डायनेस्टीज थी जैसे सुंग, सातवाहन, कणव, ठीक है। और वैसे ही कुछ फॉरेन डायनेस्टीज भी हमारी थी। फॉरेन डायनेस्टीज में जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, कुषाण हो गए, ठीक है। तो ये हमारे फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज थी। तो ये हमारा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब क्या होता है? अब फिर से यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर से एक बड़ा एम्पायर हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। हालांकि गुप्ता एम्पायर बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारा मौर्यन एम्पायर था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर तो सबसे ही बड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की, कि हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्ता एरा, यानी कि गुप्त युग की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गुप्त एम्पायर की फाउंडेशन की बात करेंगे। तो गुप्ता एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो किसने करी है? वो करी है श्रीगुप्त ने। किसने करी है? श्रीगुप्त। कब करी है? ये लगभग हमें टाइम देखने को मिलता है 240 के आसपास का, ठीक है। 240 यहाँ पर एडी के आसपास का टाइम पीरियड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन श्रीगुप्त के टाइम पीरियड में गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। मतलब ये किसी के अंडर में बोल सकते हैं या फिर छोटा एक एरिया बोल सकते हैं गुप्ता एम्पायर का, यानी कि नींव तो यहीं से पड़ी थी, यानी कि श्रीगुप्त के टाइम पीरियड में। लेकिन ये अपने ही टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फैला किसके टाइम पीरियड में? तो ये फैला था हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गुप्ता एरा की स्टार्टिंग करी है। गुप्ता एरा मतलब यानी कि एक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो कब इसकी स्टार्टिंग करी थी? तो इस टाइम ये टाइम पीरियड था हमें 319 और 320 के आसपास का, ईस्ट यानी कि एडी की बात हो रही है। अब हम लोग बीसी से एडी में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो गुप्ता एरा की जो स्टार्टिंग करने का क्रेडिट है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है, ठीक है। और ये हमें रियल फाउंडर भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये हमें रियल फाउंडर देखने को मिलते हैं किसके? गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। तो कभी कभार ऑप्शन में डायरेक्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट ही होगा तो उसको क्लिक करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर श्रीगुप्त तो हमारे हैं ही, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब फाउंडर के बारे में बात तो हमने कर ही ली, श्रीगुप्त इसके फाउंडर हैं, ठीक है। अब गुप्ता एम्पायर के जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले उन रूलर्स के नेम हमको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले रूलर्स के नेम्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट रूलर्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले श्रीगुप्त जो कि इसके फाउंडर है भाई साहब, ठीक है।
उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त और फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये मेजर रूलर्स हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। क्वेश्चन सब यहीं से आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डाउरी फ्रॉम लिच्छवीस, यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी से दहेज में प्राप्त किया था। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर बात करी थी गुप्ता एरा की स्टार्टिंग किसने करी है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने करी है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, ठीक है, इनकी शादी होती है कुमार देवी से। किससे होती है? इनकी शादी कुमार देवी से होती है। और कुमार देवी जो है वो एक लिच्छवी प्रिंसेस है। कौन है? एक लिच्छवी प्रिंसेस है। ठीक है, लिच्छवी एक एरिया का नाम है। ठीक है, ये लिच्छवी प्रिंसेस है। तो इनसे ये शादी कर लेते हैं और इनको दहेज मिलता है। और दहेज में क्या मिलता है? पूरा पाटलिपुत्र मिलता है। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इसको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। पाटलिपुत्र ही इनको क्या मिलता है? दहेज में मिलता है लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है वो भी हम इसी में बात करेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त है भाई, ठीक, इन्होंने शादी कर ली भाई कुमार देवी से। ठीक, यहाँ तक तो ठीक बात है। अब क्या करते हैं कि शादी के बाद हर इंसान कुछ अलग अलग काम तो करता ही है। तो इन्होंने क्या करा? तो इन्होंने चंद्रगुप्त ने फर्स्ट ने और कुमार देवी, तो चंद्रगुप्त ने अपनी वाइफ के साथ अपनी इमेज के सिक्के चलाए। यानी कि जैसे यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये सिक्का चलाया, इसमें एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेंगे, एक तरफ उनकी वाइफ देखने को मिलेगी। तो अपनी वाइफ के साथ फोटो अपने सिक्कों पर चलवाया। तो एक तरफ तो ये थे, इनकी वाइफ थी, और दूसरी तरफ लक्ष्मी थी, जो गॉडेस लक्ष्मी, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो गॉडेस लक्ष्मी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वो कौन रूलर था जिसने लक्ष्मी की इमेज को अंकित किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अपनी वाइफ के साथ इमेज आप अंकित की थी, तो वो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही सारा कुछ लिखा हुआ है और ये आपको ऐसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कह रहा है कि समुद्रगुप्त अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंक्रिप्शन कॉल्ड प्रशस्ति बाई हिज कोर्ट पोएट, यानी कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि, यानी उस कवि का नाम पूछा है, द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। तो वो दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट आ गए। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद रूलर कौन बना था? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद रूलर बने भैया हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। तो हरिसेन ने एक पिलर के ऊपर एक पिलर के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सॉरी, इस पिलर के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने 9 राजा ऐसे थे नॉर्थ के, ठीक है, उनको हराया था। और 12 राजा थे साउथ के, उनको हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने हराया था। इस बात का उल्लेख हमें इसी पिलर से मिलता है। और इस पिलर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पिलर को हम लोग प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। इसको हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जो पिलर है ना, ये अशोक ने लगवाया था। ठीक है, ये अशोक का पिलर है। और अशोक के पिलर के ऊपर ही हमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिख दी थी। ठीक है, अब इसकी हाइट पूछ लेता है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी थी प्रयाग प्रशस्ति की? इसकी हाइट लगभग 35 फीट की इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। और संस्कृत में ये लिखा गया था। इसमें लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रयाग प्रशस्ति पता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाले जन पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? भाई समुद्रगुप्त की व्याख्या लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा 12 राजाओं को हराया था साउथ वाले पार्ट में। इस बात की जानकारी हमको किस इंक्रिप्शन से मिलती है? तो यही ऑप्शन होगा हमारा, कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, इसमें कह रहा है कि समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन। ठीक है, तो किससे बिलोंग करती होगी? तो समुद्रगुप्त के पापा कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्हें शादी, अभी पीछे बात करी थी, शादी किससे करी थी? कुमार देवी से, तभी तो दहेज में पाटलिपुत्र मिला था। तो इनके पिता भैया समुद्रगुप्त के ये हैं और उनकी माता कौन है? कुमार देवी है। ठीक है, तो कुमार देवी किस वंश की थी? लिच्छवी क्लैन की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? लिच्छवी। ठीक है, इसको मैंने अलग से डाल दिया ताकि ये पता लगे कि अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, वो क्या है कि वीए स्मिथ, आपको एक स्कॉलर देखने को मिलते हैं। तो वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। या फिर ऐसे बन सकता है वो कौन से गुप्ता रूलर हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त ही भाई साहब हमारे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला क्या है कि विच किंग वॉज शोन ऑन हिज कॉइन्स एज वीणा प्लेयर।
यानी कि किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दिखाया गया है, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वो कौन सा रूलर था जिसने खुद को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? तो समुद्रगुप्त भाई साहब ही थे हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही हो। जैसे कि ये कॉइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस कॉइन को पे समुद्रगुप्त बने हाथ में वीणा लिए हुए हैं। वीणा टाइप का कुछ देखना इस टाइप का बजाते हुए, तो वीणा टाइप का इसमें बजाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। किसने कहा था? समुद्रगुप्त, किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त इसको देखने से क्या पता लग रहा है? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ सोर्सेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो वीणा बजाना है, कोई इंसान वीणा क्यों बजाएगा? वीणा इसलिए बजाएगा ताकि उसको संगीत में रुचि होगी, ठीक है, उसको संगीत आता होगा या फिर उसको संगीत पसंद होगा। ठीक है, तो ये एक संगीत के चाहने वाले थे, इसलिए इनको एक टाइटल भी दिया जाता है कविराज का। क्या टाइटल मिलता है? कविराज का। तो कविराज का टाइटल इनको दिया गया है, किसको? समुद्रगुप्त को। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है, अगला 6 नंबर, हु among the following नवरत्नास फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट रोट मंत्र शास्त्र। ठीक है, अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी तक चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करी थी, समुद्रगुप्त के बारे में बात करी थी, अब चंद्रगुप्त सेकंड भाई साहब हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इनके दरबार में हमें 9 ऐसे ज्वेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नवरत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, 9 ज्वेल्स, नवरत्न मतलब 9 ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, डिस्कवरीज करी हैं। ठीक है, तो उनको मिलता है। तो उनमें से कह रहा है कि मंत्र शास्त्र, उनमें से एक बुक थी मंत्र शास्त्र, तो मंत्र शास्त्र किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग नवरत्नों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसका आंसर हमको अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इधर बात करेंगे नवरत्न के नेम, उसके बाद बात करेंगे उनके संबंधित क्षेत्र और कौन कौन से बुक्स या कार्स उनके कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम करे उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले तो कालिदास, अपने कालिदास का नाम बहुत सुना होगा। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में यहाँ पर थे। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गुप्ता रूलर के कोर्ट में कालिदास थे, तो वो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड ही हैं। ठीक है, तो कालिदास जो है, ठीक है, ये ड्रामा और पोएट्री यानी कि नाटक और कविता की फील्ड में बहुत ही ज्यादा क्या थे? पारंगत थे। और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, इसका मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ये बुक आपने पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में। इसमें अग्निमित्र क्योंकि पुष्यमित्र का क्या था? बेटा था, इसकी लव स्टोरी और मालविका की लव स्टोरी यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये 3 मेजर बुक्स हमें कालिदास की देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पर हमारा अमर सिंह। अमर सिंह जो कि शब्दकोश निर्माण करते थे, यानी कि डिक्शनरी क्रिएशन एक्सपर्ट थे इसमें, और इन्होंने अमर कोश लिखा है। ठीक है, बुक का नाम है। थर्ड है यहाँ पर हमारा बराहमीर। बराहमीर एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान इनको आती थी, और इन्होंने बृहद संहिता बुक को लिखा है। वहीं वारुची की बात करेंगे, वारुची जो है वो ग्रामेरियन थे, और इन्होंने प्राकृत प्रकाश नाम की एक पुस्तक बोल सकते हैं, ये इसका कंपाइलेशन यहाँ पर किया था, ये लिखा था। अगला क्या है? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो कि जादू की फील्ड में थे, यानी कि मैजिशियन थे। ठीक है, इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा है और यहीं से क्वेश्चन पूछा है, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो मंत्र शास्त्र किसने लिखा है? बेताल भट्ट ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, धन्वंतरी की बात करते हैं जो कि मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने आयुर्वेद लिखा है। वहीं यहाँ पर छपड़ंक हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, कि ज्योतिष विज्ञान है इनको, ये ज्योतिष विद्या बोल सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र इन्होंने लिखा है। इसके अलावा शंकु, शंकु आर्किटेक्चर की फील्ड यानी कि जो स्थापत्य कला शैली होती है उसमें पारंगत हैं, और इनका शिल्प शास्त्र एक बुक देखने को मिलती है। ठीक है, हरिसेन जो कि इनके क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ये पोइट हैं, और ये प्रयाग प्रशस्ति इंक्रिप्शन लिखते हैं। अभी हम ऊपर बात कर लेंगे। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 7th नंबर का, कि आफ्टर द विक्ट्री ओवर शकाज, हु among the following adopted the title of विक्रमादित्य। यानी कि शक पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने बात कर ली, विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त सेकंड की थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों को हराया था। शक रूलर वही थे जिससे हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में। तो शक रूलर्स को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट किया था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपने विक्रमादित्य का टाइटल बहुत रूलर्स के पास देखा होगा। तो इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन हिस्ट्री में 14 ऐसे मेजर रूलर्स हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था, यानी कि 14 हमें विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। तो हम 14 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक विक्रमादित्य जो कि मालवा रूलर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
एक चंद्रगुप्त सेकंड जो कि यही है गुप्ता रूलर, ठीक है। एक स्कंदगुप्त, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता रूलर में ही, ठीक है। और एक है हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनको हेमू के नाम से जानते हैं, ये मिडाइवल पीरियड में पढ़ेंगे जब हम लोग मुगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार हमें मेजर देखने को मिलते हैं, इनको आपको याद रखना है। इन सभी ने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है। अगले की बात करते हैं 8th नंबर का। इसमें कह रहा है रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली, यानी कि किस वंश के शासक ने दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो इसी पीरियड से, गुप्ता पीरियड से, तो इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब इसके हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली, दिल्ली अगर आप गए हो तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसको लोग महरौली के नाम से जानते हैं, महरौली, ठीक है। तो ये सारी बिल्डिंग्स हमें महरौली में देखने को मिलती है। एक्चुअली में महरौली में एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें सब बिल्डिंग्स मिलती है, जैसे यहाँ पे कुब्बतुल इस्लाम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। इसके अलावा साइड में कुतुब मीनार देखने को मिलती है, अलाई मीनार देखने को मिलती है, अलाई दरवाजा देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी बिल्डिंग्स हमें एक ही कॉम्प्लेक्स में मिलती है जिसको हम लोग कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इसके बीच के आंगन, ये जो आंगन दिख रहा है बीच में, तो इसमें आंगन में हमें एक पिलर देखने को मिलता है, और ये पिलर देखने को जिस प्रकार का है, जैसे पीछे मस्जिद देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। तो इसके आंगन में हमें ये पिलर देखने को मिलता है। तो ये पिलर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये पिलर गुप्ता रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था, और गुप्ता रूलर में भी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड, तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी खास बात ये है, ये एक ऐसे मेटल से बना हुआ है जिसमें जंग नहीं लगती है। चाहे ये तो को ऊपर कुछ कवरिंग थोड़ी ना, यहीं पे बारिश होती है, ठीक है, यहीं पे धूल मिट्टी जो भी आना होता आता है, नमी आती है, ठीक है, लेकिन धूप पड़ती है, लेकिन इस पर कोई भी जंग नहीं लगती है। यानी कि ये रस्ट फ्री पिलर में देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो लगभग 7.2 मीटर इसकी हाइट की बात करें, तो 7.2 मीटर इसकी हाइट मिलती है। और उसके वेट की बात करें तो लगभग 3 टन के आसपास हमें इसका वेट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। और इसके ऊपर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला 9 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि फाहियान बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यानी कि फाहियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घर वापस अपनी यात्रा शुरू करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले फाहियान के बारे में बात करते हैं। फाहियान जो है, ठीक है, फाहियान जो है वो एक चाइनीज पिलग्रिम है, यानी कि एक चाइनीज यात्री है। और ये इंडिया में आया था गुप्ता पीरियड के टाइम में। और गुप्ता पीरियड में किसका टाइम पीरियड चला था, ये चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड चला था। तो थे तो भाई चाइना के, इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। लगभग 518 एडी के आसपास का ये टाइम पीरियड हमें मिलता है, ठीक है। और कहाँ से आए थे, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहां से घूमते हुए आए थे, क्योंकि चाइना तो ऊपर पड़ता है, तो वहां से घूमते हुए आया था। और घूमते हुए आने के बाद फाइनली बिहार यानी कि पाटलिपुत्र जाकर के पहुंचा था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जाकर के पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ दिन रहा था। और ये आने का मेन पर्पस क्या था इसका, इसका आने का मेन पर्पस ये था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ना या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, यही इसका मेन पर्पस था बुद्धिस्ट की टीचिंग्स के लिए, ठीक है। और इन्होंने इस पूरी यात्रा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है और उसको एक बुक में कंपाइल किया है जिसको हम लोग फोक्योक्यू के नाम से जानते हैं, द ट्रेवलर्स ऑफ फाहियान, ठीक है। अब क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। तो आया तो था ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से, लेकिन जब गया था इंडिया से वापस तो ये बंगाल वाले रीजन से गया था। कहाँ से गया था, बंगाल वाले रीजन से। तो बंगाल वाले रीजन में एक मर्चेंट शिप था, उसी शिप के ऊपर यानी कि उसी जहाज के ऊपर बैठ के गया था। तो बंगाल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं 10th नंबर का, ठीक है। 10th नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी फाउंडेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल के दौरान कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। तो हम लोगों ने बुद्धिज्म चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकता है। तो बुद्धिज्म में हमने 6 मेजर यूनिवर्सिटीज पढ़ी थी जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसमें से जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, वो है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारी नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है, हालांकि कुछ रीयून सी बची हैं क्योंकि इसको बाद में नष्ट कर दिया गया था। तो इस यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और पहली कौन सी थी गुप्ता पीरियड के टाइम की, ये भी पूछा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था कुमार, इसको बनाया था कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने बनवाया था, कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसकी फाउंडेशन यहाँ पर करी थी। और इसमें
बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, जैसे कि बुद्धिस्ट टीचिंग को यहाँ पे दी ही जाती थी, साथ में लॉजिक है, ग्रामर है, फिलोसफी और लिटरेचर, इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर भी यहाँ पर नॉलेज दी जाती थी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो कुमार गुप्ता भैया इसके फाउंडर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो नालंदा में ये जो पूरा है यूनिवर्सिटी, इसमें हमें लाइब्रेरीज देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, रतन सागर। ठीक है, और रत्ना सागर, रतन सागर, रत्ना दही और रत्न रंजक, ये तीन हमें लाइब्रेरीज देखने को मिलती है। और ये तीनों ही लाइब्रेरीज जो हैं, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स में पड़ती हैं। ठीक है, उसको हम लोग धर्मगंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरा एक कॉम्प्लेक्स होगा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम धर्मगंज है, इसके अंदर तीन लाइब्रेरीज होंगी और तीनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम रत्ना सागर, एक का नाम रत्ना दही और एक का नाम रत्ना रंजक है। क्लियर हुआ? तो ये अब इसकी डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं, यानी कि इसको नष्ट किसने करा था। ठीक है, तो लगभग ये 12th सेंचुरी तक तो ऐसी चलती रही थी, लेकिन जब मुस्लिम्स का अटैक हुआ तो उसमें एक बख्तियार खिलजी नामक का एक मुस्लिम था। ठीक है, तो उसको एक्चुअली बंगाल और बिहार वाले रीजन मिला था रूल करने के लिए, और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारी बिहार वाले रीजन में। तो इसने इसको नष्ट कर दिया था। 12th सेंचुरी तक आते आते ये बिल्कुल नष्ट हो गई थी, और ऐसा माना जाता है जब इसको जलाया था तो कई महीनों तक इसमें आग जलती रही। इसके अंदर इतनी किताबें थी, इतनी पुस्तक थी। तो जो अगर ये नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी प्रेजेंट होती, इसके अंदर की नॉलेज आज भी हमारे पास होती, तो हम लोग कितने आगे निकल चुके होते साइंस की फील्ड में या फिर हर एक फील्ड में, क्योंकि हर एक फील्ड की नॉलेज इसमें दी जाती थी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन नालंदा से बनते हैं, मैंने सभी को इसी में कवर कर दिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे 11 नंबर की। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स स्टॉप्ड द हुण फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया, यानी कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, तो एक रूलर मिलते हैं जिसका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में ही सबसे ज्यादा हुणों का आक्रमण हमें देखने को मिलता है इंडिया में। तो सब स्कंदगुप्त ने ही क्या किया है, बहुत बार दमन किया है किसका, हुणों का। और इसके चलते अब गुप्ता पीरियड जो था बहुत ज्यादा वीक हो गया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हुण क्या थे, एक्चुअल में नोमैडिक ट्राइब्स होती थी, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और इस बात की जो जानकारी है वो हमें भितरी पिलर इंक्रिप्शन से मिलती है। ये कहाँ पड़ता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, भितरी पिलर, ये एक ऐसा पिलर है, जैसे यहाँ पे इमेज मैंने लगाई है, इस इमेज को देख सकते हैं। तो आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज मिलेंगे। जो भी शासक है उनके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, सभी के जहाँ पे इमेज रिक्वायरमेंट है मैंने इमेज भी इसमें लगाई है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश वाले रीजन से। और इसी बात से हमें पता चलता है कि हुणों का आक्रमण इंडिया पर हुआ था और उसको फाइनली भगाया था किसने, स्कंदगुप्त ने भगाया था। और उसको हम लोग भितरी पिलर इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भितरी पिलर इंक्रिप्शन है ये किस शासक से संबंधित है, तो ये हमारा स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी फिर इसका सही होगा। इतने सारी चीजें पर देखने को मिलती है। और इन आक्रमण के चलते जो हमारा बात कर ली इकोनॉमी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी गुप्ता एम्पायर की। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग 12th नंबर का। इसमें कह रहा है कि इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड, यानी कि सती प्रथा का पहला शिलालेख उदाहरण किस काल से मिलता है। ठीक है, तो सती प्रथा ये क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ सती, इसको सती प्रथा बोलते हैं, ये होता क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सती प्रथा एक्चुअल में एक मेथड था, एक ऐसी प्रथा थी जो कि एंशियंट टाइम में थी। ठीक है, और इसमें होता क्या था, जैसे कोई भी वाइफ है, ठीक है, जब वो वाइफ के हस्बैंड जब मर जाते हैं ना, तो उस वाइफ को उस हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। इसी प्रथा को हम लोग सती प्रथा बोलते हैं। ठीक है, और इस बात का हमें लिखित प्रमाण मिलता है। कहाँ मिलता है प्रमाण, यही पूछा है, सबसे पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो हमें गुप्ता पीरियड में ही देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड में एक रूलर आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है, ठीक है, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का एक इंक्रिप्शन मिलता है जिसको हम लोग एरन इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसको एरन अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलता है। लगभग 510 एडी के आसपास का ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में हमें सती प्रथा का सबसे पहला लिखित प्रमाण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा। अच्छा, सती प्रथा को खत्म किसने करा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की हेल्प से ये खत्म किया था सती प्रथा। ठीक है, आपको याद होगा, इसको मॉडर्न में दोबारा पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे वर्ड आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगले की बात करते हैं 13 नंबर का। इसमें कह रहा है कि अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज, यानी कि गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। कौन थे, तो वो हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट भाई साहब थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, अब आर्यभट्ट के बारे में
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट किस पीरियड के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं, ठीक है। अब इनके बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। तो आर्यभट्ट थे, वो ग्रेट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे गुप्ता पीरियड के, ठीक है। इनका जो जन्म है वो इनका जो जन्म है वो 476 एडी में हुआ था, ठीक है। और किस जगह पर हुआ था? तो ये कुसुमपुरा, इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र पड़ती थी बिहार में, यानी कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके मेजर वर्क्स क्या है, यानी कौन कौन सी फील्ड में उन्होंने काम किया है, या फिर कौन कौन से बुक्स को उन्होंने दिया है, कौन कौन से रूल्स प्रिंसिपल्स को उन्होंने दिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है हमें आर्यभट्टी है, एक आर्यभट्टी देखने को मिलते हैं और एक आर्य सिद्धांत देखने को मिलता है। दो मेजर प्रिंसिपल्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने अपना योगदान दिया है पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जीरो के बताने में, जीरो की डिस्कवरी इन्होंने की, ऐसा हम लोग मानते हैं आर्यभट्ट ने। इसके अलावा अलजेब्रा की फील्ड, यानी कि जो हमारा बीज गणित है ना, उसकी फील्ड में भी बहुत सारे योगदान आर्यभट्ट भाई साहब जी ने दिए हैं। अगली बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर का, इसमें कह रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विधि रेफर टू एन, यानी कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित किया गया, यानी कि गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में विधि क्या था ये पूछा है। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो गुप्ता क्या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर लें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ अकेला एक राजा से नहीं चल जाएगा। इस बात का डिस्क्रिप्शन हमने सप्तांग थ्योरी में पढ़ा था, कौटिल्य, ठीक है। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट को एक इंसान बैठा दिया जाता है कि तुम भाई इसको देख रेख करोगे, जिससे कि पूरा फाइनली एम्पायर बनता है। तो उसी के बारे में पहले बात करेंगे। तो गुप्ता पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती थी उसका नाम क्या था? ग्राम, इसको गांव बोलते हैं, ठीक है। इसका हेड क्या था? इसको हेड करता था ग्राम का, ठीक है। कई सारे गांव मिलके क्या बनता है? विधि बनता है, और इसको हम लोग नगरपति बोलते हैं। कई सारे विधि मिलके क्या बनता है? विश्व बनता है, जिसको हम लोग विश्वपति बोलते हैं, मतलब इसको हेड करेगा विश्वपति। कई सारे विश्व मिलके क्या बनता है? भुक्ति बनता है, इसको जिसको हेड के नाम पारिका है। कई सारे भुक्ति मिलके फाइनली एम्पायर बनता है और यहीं पे राजा यानी किंग बैठता है, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये, ठीक है। तो ये पूरी एक हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही तो है। तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेने का एक ही पर्पज है, इस सीक्वेंस को कराना। अगली बात करते हैं हम लोग 15 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द गुप्ता इम्पोज्ड अ फाइन कॉल्ड, यानी कि उस टैक्स को क्या बोलते हैं पूछा है, विच वाज प्लग टैक्स पेड बाय द एवरी कल्टीवेटर ओनिंग अ प्लग, यानी कि गुप्त काल में एक जुर्माना यानी कि टैक्स लगाया जाता था हल, जो हल के कारण प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल करता, यानी कि एक तरीके से प्लग टैक्स था, यानी कि हल करता, ठीक है, जोतने वाला टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा था? तो वो था हमारे यहाँ पर, इसको हम लोग हलवा कर बोलते हैं। देखने में लग रहा है हलवा, हलवा कर, ठीक है। इसको अलग अलग पढ़ेंगे, देखो हलवा फिर कर, हलवा कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था? ये एक्चुअल में हल चलाने वालों के लिए एक हल्कर एक टैक्स होता था, जो हल चलाता था, जो प्लग चलाता था खेतों पर, उसको टैक्स देना पड़ता था। उसी को हम लोग हलवाकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे और टैक्स पूछे जाते हैं गुप्ता पीरियड के, तो मैंने उन्हीं टैक्स को यहाँ पर कंपाइल किया है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये है कल्पिता। कल्पिता, और यहाँ पे कल्पिता, ये कल्पित बोलेंगे हिंदी में, कल्पित है और उपकल्पिता है, ठीक है। ये जो टैक्स होता था, ये सेल्स टैक्स होता था या फिर परचेज टैक्स होता था, यानी कि बिक्री कर होता था या फिर क्रय टैक्स होता था, ठीक है। वहीं हली वक्र जो है, और ये है मैंने हली दंड, ये दोनों प्लग टैक्स होते थे, यानी कि खेत जोतने के लिए ये टैक्स दिए जाते थे। इसके अलावा जो बलि है, बलि एक एडिशनल ऑप्रेसिव टैक्स होता था लोगों पर, मतलब अतिरिक्त दमनकारी टैक्स होता था, ठीक है। भोग की बात करते हैं। भोग जो टैक्स था वो किंग का शेयर होता था, मतलब जितनी उपज हुई है, जैसे एक खेत है उसमें जितनी उपज हुई है उसका 1/6 राजा को दिया जाएगा टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये राजा का हिस्सा होता था। रज्जू की बात करें तो ये लैंड मेजरमेंट का टैक्स होता था, भूमि माप के लिए जो कर था। और अगला हमारा क्या, हिरण्य कर जो था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखो ऑप्शन में मिलेगा, ये मिला, ठीक है। तो जो हिरण्य था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टैक्स हमें नगद दिया जाने वाला टैक्स था, यानी कि नगद में ली जाने वाली जो विशेष उपज कर था, यानी कि ये इसमें एक तरीके से प्रोड्यूस टैक्स था जो कि कैश में लिया जाता था, उसको हम लोग हिरण्य के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट टैक्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर का है। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय विच नेम्स, यानी गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों के नाम से बुलाया जाता था। तो गुप्ता पीरियड की बात करते हैं। गुप्ता पीरियड में दो टाइप्स के यहाँ पर कॉइन्स चलते थे। एक यहाँ पर बात करेंगे गोल्ड के कॉइन्स, एक कॉइन चलते थे यहाँ पर सिल्वर के कॉइन्स, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन जो थे उसको हम लोग दीनार के नाम से जानते हैं, दीनार, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। सिल्वर के कॉइन्स होते थे उसको हम लोग रुपया के नाम से जानते थे, ठीक है।
रुपयक, ये रुपयक बोल देते हैं या फिर रूपक बोल देते हैं, इनके नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि ये सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। दो तरीके के कॉइन्स होते थे। हमसे गोल्ड पूछा है तो गोल्ड दिनार्स होंगे, यानी कि दिनार होगा, ठीक है। और ये टंका और जीतल देखना, ये भी कॉइन ही है, ये हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पीरियड में। रूपक तो हो ही गया सिल्वर वाला, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अगले की बात करेंगे हम लोग 17 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस वाज नॉट हेल्ड बाय द पोर्ट हरिसेन। हरिसेन, ठीक है, जो कि दरबारी कवि थे इसके, समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो वो दो थे, वो कौन से ऑफिस को नहीं संभालते थे, ठीक है, यानी कि कौन से कार्यालय को नहीं देखरेख करते थे, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिसेन के बारे में, ठीक है। तो हरिसूल सेन थे, वो नगर श्रेष्ठी का जो एक तरीके से ऑफिस था उसको देखरेख नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही होगा, नगर श्रेष्ठी। अब कौन कौन से ऑफिस को वो संभालते थे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, संधि विग्रह का, जो कि वार्ता का होता था, ठीक है। महादंड नायक, ठीक है, महादंड नायक जो कि महान कर्मचारियों के प्रमुख होते थे। और कुमार अमात्य, ये मुख्यमंत्री या फिर राजकुमार इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये हमें मेजर ऑफिस से देखने को मिलते हैं जो कि हरिजन भैया यहाँ पे संभालेंगे। अगली बात करते हैं 18 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज, यानी कि गुप्त काल के दौरान आधिकारिक भाषा क्या थी, तो आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। आधिकारिक का मतलब होता है कि जो मेन किंग होगा, ठीक है, किंग का जो लिखा पढ़ी का काम है, कोई दस्तावेज जारी करना है कि कहीं कुछ लिखवाना है, ठीक है, तो उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। तो ये ऑप्शन तो सही होगा। लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज थी वहां की, वो तो भाई प्राकृत ही थी। कॉमन लैंग्वेज प्राकृत है, लेकिन जो लिखित वाला काम है वो संस्कृत में देखने को मिलता है। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के काम आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, लेकिन आम जन की भाषा तो हिंदी ही देखने को मिलती है हम लोग की, ठीक है। बाकी रीजनल लैंग्वेज तो और भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला 19 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग में था। यानी कि गुप्त पीरियड का, गुप्ता टाइम पीरियड का एक बंदरगाह कौन सा था, ये पूछा है। तो ये था हमारा ताम्रलिप्त, ठीक है। ताम्रलिप्त एक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड का। और ये बंदरगाह कहाँ था, ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल में था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ट्रेड रूट की तरह काम करता था, ठीक, ट्रेड होता था। अगली बात करते हैं, अगला है 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द पेंटिंग्स इन बाग केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, यानी कि बाघ गुफाओं में पेंटिंग निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित हैं। एक तो बाघ की गुफाएं जो है वो गुप्ता पीरियड से संबंधित है। अब बाघ की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, ये ग्वालियर में पड़ती हैं। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, ग्वालियर हमारा मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और बाघ केव जो है वो 9 रॉक कट केव्स देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड की। बुद्धिस्ट आर्ट हमें इसमें देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसको जो स्टेब्लिशमेंट है वो किसने करी थी, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था यहाँ पर दत्तका, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और केव्स के बारे में बात करते हैं, जो और जो केव्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं इनकी लोकेशन से, ठीक है। तो उन केव्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी इमेज आपको दिखा दें, जो कि बाघ केव्स हैं। ये देखो बाघ केव्स है, देख पा रहे हो, इतनी बड़ी एक पत्थर को, बड़ी सी पत्थर की चट्टान को काट कर ये बाघ केव्स को बनाया गया है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और केव्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर उंडावली गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। बारावर केव्स बिहार की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बादामी केव्स जो है टेम्पल, ये कर्नाटका के हैं। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश की हैं। अजंता एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र की हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इतने सारे केव्स हमें और याद रखने हैं यहाँ से, इसकी लोकेशन से, ठीक है। तो आज हमने गुप्ता पीरियड को खत्म किया है। तो गुप्ता पीरियड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सभी इसमें कवर कर दिए हैं। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, पीरियड से, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और इसमें मैंने बाकी कुछ सोशल क्यूआर और लिंक्स लगाए हुए हैं, तो इसको क्लिक करके स्कैन करके आप डायरेक्टली पेज पर पहुंच सकते हो और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बाकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।